कक्षा की आरंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। आपको जानकारी में है कि इतिहास में पिछले दिन मेरे द्वारा इतिहास क्या है और इतिहास के स्रोत उसके विषय में जानकारी दी गई थी। इसी क्रम में और उसकी वीडियो भी अपलोड है ऑलरेडी। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बेस के दृष्टि से आधार, इतिहास में आधार बनाने की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है पाषाण युग। उपकरण के प्रयोग के आधार पर इसका काल विभाजन होता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन संवाद इतिहास कहे जाते हैं। और इतिहास के जो जनक हैं वो हीरोडोटस हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी। और इस बात की मैं जानकारी दे दूं कि सामग्री को समझने और उसके योग्य बनाने में इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्राग इतिहास, और दूसरा आदि इतिहास, और तीसरा ऐतिहासिक। इसकी भी चर्चा मैंने पहला दिन की थी। प्राग इतिहास में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पुरातत्व की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और कालांतर में पुरातत्व के स्रोत हैं अभिलेख। पुरातत्व के अध्ययन को हम लोग आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं, और जबकि अभिलेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। किसी ने एक पॉजिटिव कमेंट भी किया था, शायद उनको हो सकता है समझने में भूल हो गई होगी कि अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है और पुरातत्व का अध्ययन हमेशा आर्कियोलॉजी ही कहलाएगा। और आर्कियोलॉजी के जो संस्थापक थे कनिंघम थे, और भारत में प्रागैतिहासिक जो काल है, प्रागैतिहासिक जनक के रूप में हम रॉबर्ट ब्रासफुट को देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पहले तो यह स्मरण करके रखना है कि इतिहास के स्रोत के बाद पाषाण काल से ही आरंभ होता है। पत्थर का युग था और इतिहासकारों ने 3 भागों में इतिहास को पहले बांटा था, उसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं। लेकिन यहाँ हम पाषाण के उपकरण के आधार पर हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। जहाँ तक पूरा पाषाण का संबंध है, ये पूरा पाषाण करोड़ों वर्ष पूर्व से लेकर और हजारों वर्ष तक की कहानी को दर्शाता है। और इसमें पाषाण के औजार का उपयोग किया गया। इसका उपयोग किया गया, पाषाण के औजार का उपयोग किया गया जो विभिन्न आकार के होते थे। और इस काल में मनुष्य जो थे वो घुमंती प्रकृति के होते थे, शिकार द्वारा खाद्य की आपूर्ति करते थे। 3 बातें। और इसका जो साक्ष्य है वो सोहन नदी घाटी और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। बेलन घाटी में तीनों का स्रोत उपलब्ध है, पूरा का भी, मध्य का भी और नव पाषाण का भी। और याद रखिएगा, लोहना नादा बेलन घाटी में मातृ देवी की यहाँ से मूर्ति मिली है, तो इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन इस पूरा पाषाण के क्रम में कुछ बातों को आपको जानना है। पूरा पाषाण के क्रम में निम्न पूरा पाषाण, उसके भी 3 भाग थे, निम्न, मध्य और उच्च। इस पूरा पाषाण के भी 3 भाग थे, निम्न, मध्य और उच्च। और याद रखिए कि निम्न, मध्य, उच्च के क्रम में पूरा पाषाण काल में के जो जनक माने जाते हैं वो रॉबर्ट ब्रासफुट, जिन्होंने पहला पाषाण काल का जो उपकरण है वो पलवरम से प्राप्त किया था। पलवरम से यह पहला उपकरण प्राप्त हुई थी, जिसे याद रखिएगा। और रॉबर्ट ब्रासफुट को इसके जनक माने जाते हैं। इसके प्रागैतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के जनक किसको माने जाते हैं? रॉबर्ट ब्रासफुट को। तो यह वह काल था कि जब हस्त कुठार जो पत्थर के बने होते थे उसका हम लोगों ने उपयोग करना सीखा। हम हॉलिस्टिक फिगर में ही देखें तो ज़्यादा ठीक होगा। और लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि महत्वपूर्ण साइट्स कौन सी थी। तो बेलन घाटी थी, सोहन घाटी थी। बेलन घाटी में तीनों साक्ष्य मिले। मनुष्य कैसा था? तो मनुष्य की
घुमंतु प्रकृति थी जो अभी आपने देखा। और साथ में इनका फूड बिहेवियर क्या था, तो फूड बिहेवियर शिकार करके और उसे संग्रहित करते थे और फिर भोजन करते थे। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप देख सकते हैं। जहाँ तक पूरा पाषाण के बाद, हालांकि आप इस बात को जानकारी में आपको रखनी चाहिए कि उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में जो मानव है, ज्ञानी मानव, मतलब इसी के क्रम में ज्ञानी मानव जिसको हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं, होमो सैपियंस कहते हैं, उसका उदय हुआ। मतलब यदि पाषाण काल में हम सबसे पहले पूरा पाषाण को देखें, पूरा पाषाण काल को देखें, तो पूरा पाषाण काल के 3 भाग, ठीक है, निम्न, मध्य और उच्च। तो ये उच्च काल में ज्ञानी मानव आया, ज्ञानी मानव आया। ऊपर में जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, ये पूरा पाषाण काल का लिखा हुआ है, लेकिन इसका फिर डिवीजन करेंगे तो निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण में ही, जैसा कि मैंने कहा कि पलबरम से हस्त कुठार की जानकारी मिली और रॉबर्ट ब्रसफुट को प्रागैतिहासिक का जनक कहते हैं, जिसे हर संभव स्थिति में याद करके रखेंगे। यह वह दौर था जब कुल्हाड़ी का हम लोग पत्थर का बनाते थे और इस तरह से उसका उपयोग करते थे। यह और वह दौर था कि हिम युग था, पृथ्वी पे कैसा युग था, हिम युग था। इसके बाद आता है पूरा पाषाण, के बाद आता है मध्य पाषाण। और मध्य पाषाण में हमेशा ध्यान रखिए कि मध्य पाषाण पूरा और नभ के बीच के संक्रमण का काल था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि सूक्ष्म औजार, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, सूक्ष्म औजार जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं, इसको हम लोग माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। तो मध्य पाषाण में माइक्रोलिथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस काल में बस्तियां मिली, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के सरायनहर से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, और भीमबेटका से ही चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण मिला। भीमबेटका मध्य प्रदेश से चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण मिला। चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण मिला, जिसको ध्यान रखिए। और यहीं से याद रखेंगे, यह मध्य पाषाण में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, आदमगढ़ और बागोर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, प्राचीनतम साक्ष्य मिला मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से। तो इस दोनों तथ्य को याद रखिएगा। पहला क्या कि मध्य पाषाण काल में दोनों का संक्रमण काल है, एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, सूक्ष्म औजार मिले, सूक्ष्म औजार मिले। पॉइंट नंबर, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। पॉइंट नंबर 3, यह इस काल में बस्तियां मिली सरायनहर से और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। और भीमबेटका से याद रखिएगा कि प्राचीन आपके क्या मिला, प्राचीनतम चित्रकला का प्रमाण मिला। और यह भी ध्यान रखेंगे कि पूरा पाषाण काल में अग्नि के साक्ष्य मिले थे, इसे भी भूलिएगा नहीं, अग्नि का साक्ष्य पूरा पाषाण से। और इस काल से चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण मिला, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आपको देखना है। इस मध्य पाषाण काल में मानव का अस्थि पंजी भी यहीं से मिला, सरायनहर से, जो अभी कहा गया। महादाहा और सरायनहर से मानव की अस्थि पंजी भी मिली, मानव की अस्थि पंजी मिली। सरायनहर को ध्यान करके रखिएगा। तो इस तरह से यह मध्य पाषाण भी आपके कंप्लीट हो गए। मध्य पाषाण के बाद आता है
और याद रखिएगा पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है आदमगढ़ बागोर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान में है, जिसे भूलना नहीं है। फिर आता है नवपाषाण, नाम ही से स्पष्ट है नवपाषाण, नया। तो नया में क्या था? पहिया, जिससे मानव जीवन गतिशील हुआ। पॉलिस्ट, क्या हुआ? पत्थर के औजार मिले, ठीक है कि नहीं। और मनुष्य धीरे धीरे अस्थायी जीवन जीने लगा, क्योंकि खेती की शुरुआत हो गई। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल में गेहूं और जौ का प्रमाण मिला, खेती का प्रमाण मिला, ठीक है कि नहीं। तो पहला पॉइंट है पॉलिस्ट, मनुष्य का अस्थायी आवास हुआ, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कृषि का प्राचीनतम प्रमाण। इसी में पहिए का आविष्कार, इसी में पहिए का आविष्कार। इसी में पहिए का आविष्कार है। नवपाषाण काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेहरगढ़ के अलावा, ठीक है, वह है कि इस युग में कोल्डी हवा से चावल के प्रमाण मिले। कोल्डी हवा से चावल के प्रमाण मिले, चावल का प्रमाण मिला। कोल्डी हवा से चावल के प्रमाण मिले, जिसे हर संभव स्थिति में याद करके रखना है कि कोल्डी हवा से चावल के प्रमाण नवपाषाण काल में ही प्राप्त होते हैं। यह वह काल था, तथ्यों के दृष्टि से याद रख सकते हैं कि बुर्ज होम और गुफ कराल में अनेक प्रकार के मृदभांड मिले और बड़ी बड़ी हड्डियों से निर्मित औजार मिले। कहाँ से? गुफ कराल और बुर्ज होम, ये दोनों कहाँ था? ये दोनों कश्मीर के प्रांत में था। और यहीं पे कुत्ते के साथ मनुष्य के दफन का भी चिन्ह मिलता है। तो ये दो बिंदु याद रखिएगा नवपाषाण में, एक बुर्ज होम और दूसरा गुफ कराल। ये दोनों कश्मीर में था, जहां से हड्डी के बने हुए औजार मिले। हड्डी के बने हुए औजार मिले, ठीक है कि नहीं। गुफ कराल और बुर्ज होम से तो पहिए का आविष्कार, हड्डी के बने हुए औजार, और इसी क्रम में मृदभांड बुर्ज होम और गुफ कराल से क्या मिला? तो मृदभांड मिला, जिसको याद करके आपको रखना है। मृदभांड के साथ साथ कुत्ते को मालिक के साथ दफन करने का भी चिन्ह मिला। और आग का प्रचलन हुआ नवपाषाण काल में। आग का प्रचलन हुआ। बिहार में इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको ध्यान रख सकते हैं, चिरांद, जो छपरा में मिला। चिरांद छपरा में मिला। हालांकि नवपाषाण काल में चिरांद, बुर्ज होम के अलावा चिरांद काफी प्रसिद्ध है, जो बिहार में ही मिला है। हड्डी के बने हुए औजार चिरांद, जहां से हड्डी के बने हुए औजार मिले हैं, छपरा के आसपास है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप याद कर लीजिएगा, तो मैं समझता हूं कि आपको कठिनाई किसी भी स्थिति में नहीं होगी। तो यही था 3 काल। और इस 3 काल के बाद चौथा ताम्रपाषाण से पहले का काल को हम लोग महापाषाण संस्कृति कहते हैं। ये इस संस्कृति में पत्थर, लोहा, मिट्टी से निर्मित विशेषता और ब्रह्मगिरी, मस्की, पिक्की हल, ये सब ऐसे चिन्ह हैं जहां से महापाषाण की संस्कृति प्राप्त हुई। लेकिन महापाषाण के बाद का जो काल है वो ताम्रपाषाण का काल है। और महापाषाण के बाद कौन सा काल है? इसके बाद आता है महापाषाण को के विषय में इतना ही याद रखिए, पिक्की हिल, उसके जो साक्ष्य हैं, महापाषाण संस्कृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि नवपाषाण के बाद महापाषाण है। इसके बाद ताम्रपाषाण आया। और ताम्रपाषाण नवपाषाण के बाद के काल को कहते हैं, जिसमें मनुष्य
नाम से यही स्पष्ट है, तांबा। तो सबसे पहले मनुष्य ने कॉपर का ही प्रयोग सीखा, जंतु में कुत्ता को पालतू बनाया और तांबे का ही प्रयोग सबसे पहले सीखा, और इसका तांबे के धातु का प्रयोग शुरू किया गया पत्थर के साथ, इसीलिए इसको हम लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृति के रूप में भी जानते हैं। ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति के क्रम में मैं आपको बता दूं, इसके कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के महत्वपूर्ण साइट्स हैं। ताम्रपाषाण के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु यदि देखें तो ताम्रपाषाण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं चैल्कोलिथिक। क्या कहते हैं? चैल्कोलिथिक। अब इससे धीरे क्या बोला जाएगा, अपने भी लिख सकते हैं, इतना धीरे मैं बोल रहा हूं। चैल्कोलिथिक काल, धीरे धीरे लिखवाऊंगा तो आपका एमबी भी तो खर्च होगा। तो आप लोग एक आध दो बार ऐसे भी देख करके पहले सुन लीजिए, और फिर कॉन्सेप्ट नहीं, आप पीडीएफ भेज ही देता हूं तो रिटर्न भी मिल गया आपको। तो चैल्कोलिथिक, ये जो चैल्कोलिथिक का काल है, इसमें कई संस्कृति थी। कैथा, आहार, मालवा, जोड़बे, इसकी कई संस्कृति है। कैथा, आहार, मालवा, जोड़बे, ये चार संस्कृति याद रखिएगा। ये चारों संस्कृति अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। कैथा कहाँ थी, आहार कहाँ थी, क्या विशेषता थी, बस इतना ही याद करके रख लीजिए तो मैं समझता हूं कि बहुत होगा। कैथा, आहार, जिसको हम लोग बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार में बड़ी रहोगा, अब बनास, इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो कैथा, आहार या बनास, मालवा, और लास्ट है जोड़बे। उसमें कैथा संस्कृति जो थी वो उज्जैन में थी, मध्य प्रदेश में थी। कहाँ थी? मध्य प्रदेश में, उज्जैन, सागर। दूसरी आहार संस्कृति जो थी वो उदयपुर में थी, राजस्थान में थी, उदयपुर में मुख्य रूप से। बनास संस्कृति भी वहीं थी। मालवा तो नाम ही से स्पष्ट है, मालवा नबदा टोली, मध्य प्रदेश, नबदा टोली, मध्य प्रदेश। और चौथी संस्कृति थी जोड़बे। और ये जोड़बे संस्कृति महाराष्ट्र में थी, दैमाबाद में थी, इनाम गांव में थी। तो ये जोड़बे संस्कृति कहाँ थी? इनाम गांव, जहां पहला अस्थायी आवास मिला, प्रथम अस्थायी आवास। दैमाबाद, ठीक है। ये दो तीन, और ये जो संस्कृति थी ये महाराष्ट्र में थी। आप सिर्फ ये भी याद करके रख लें कि कैथा मध्य प्रदेश, कैथा और मालवा मध्य प्रदेश। आहार संस्कृति जो थी वो राजस्थान में थी, और जोड़बे संस्कृति जो थी वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में थी। यदि आप इतना भी याद करके रख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो आज आपने एक महत्वपूर्ण भाग को पढ़ा, और जिसका नाम था पाषाण संस्कृति। पाषाण संस्कृति के साथ ही हमारी ये मुख्य परिचर्चा समाप्त हो जाती है, और इसके बाद हड़प्पा कालीन भारत में हम लोग प्रवेश करेंगे, जिसे आप परीक्षा के दृष्टि से याद करके रखिएगा। हड़प्पा कालीन संस्कृति हमारी नेक्स्ट कक्षा होगी। और आज इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने में आसानी होगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।